हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। फ्रेंड्स, ये हम लोग का अध्याय 10 है। इसके पहले अध्यायों तक हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ लिया है अच्छे से और उसका पाठ में जो प्रश्न दिए हुए हैं और अभ्यास के सारे प्रश्नोत्तर कर लिए हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना क्लास जो है शुरू करते हैं अध्याय 10 में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बुक में दिया हुआ है, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है? फ्रेंड्स, हम लोग तो ऐसे बुक कर रहा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वही अंधेरा में हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्या है जिससे कि हम लोग वस्तु को देख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करती है। वही है फ्रेंड्स कि दिन में हम लोग हर वस्तु को देख पाते हैं। इसमें हमारा मदद कौन करता है? सूर्य करता है, जिसमें कि जो जो भी सूर्य से प्रकाश आती है वस्तु के ऊपर पड़ती है और वस्तु के ऊपर प्रकाश जो है हमारे आँखों के ऊपर परावर्तित होती है और हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इनमें से पार यानी कि ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक समान तथ्य अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारे का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इसके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कि प्रकाश जो है सरल रेखाओं में गमन करता है और फिर प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स, देखिए दिया हुआ है, यह भी जानिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसे भी जानेंगे। देखिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपवर्त्य है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिससे प्रकाश का न तो तरंग माना गया न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। आगे है फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का
प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल अवधारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रारंभिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पॉइंट है 10.1 प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परिवर्तन के नियम से पहले ही परिचित हैं। आइए इस नियम को स्मरण करें। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा दूसरा नियम है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? सरलतम दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब आभासी सदैव क्या होगा? आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब का साइज बिंब जो है वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखें जी। इसमें फ्रेंड्स क्रियाकलाप 10.1 दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसको करते हैं हम लोग। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा? चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए। प्रतिबिंब को देखते रहिए, यह कैसे परिवर्तित होता है। चम्मच को उल्टा रखिए यानी कि पलटिए तथा दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। 10.2 पॉइंट आ गया फ्रेंड्स। देखिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है। इन चित्रों को नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है तथा चम्मच की बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ उपतल दर्पण जैसा है। आगे है फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों
टर्म्स को जानें अथवा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी, इसका पोल होता है अंग्रेजी में, तो पी अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आप चित्र 10.21 तथा 10.2b में नोट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको नोट करके रखा जा सकता है इस तरह से देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दर्पण ए अवतल दर्पण हुआ। इसका जो है बाहरी किनारा जो है रंगा हुआ रहेगा और जो उभरा हुआ भाग है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण है फ्रेंड्स, इसका जो है भीतरी किनारा कलर किया हुआ रहेगा और ये भाग जो है ऐसे उभरा हुआ रहेगा। यहाँ गोलीय दर्पणों का आरेखीय निरूपण छायांकित भाग परावर्तक भाग नहीं है। अब देखिए, जो छायांकित है यहाँ से परावर्तन नहीं होगा, बाहर के भाग से यहाँ से परावर्तन की क्रिया होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC जो है दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है क्रियाकलाप जो है 10.2 है। इसमें चेतावनी है, सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंख को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। कागज का शीट धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। क्या आप देखते हैं, और ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है होगा कि सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज का शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी की सन्निकट मान है। आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ दिया है चित्र 10.21 को ध्यान पूर्वक देखिए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है। तो पहले देखिए यहाँ हम लोग ए को देखेंगे। एक दर्पण है। ये एक वस्तु है ए बी जो अनंत पर रखा हुआ है। ये बिंदु है, देखिए यहाँ पे फोकस बिंदु बन रहा है फ्रेंड्स। ये डी है, ये पी है, दर्पण का पोल है। और ये सी बिंदु है, यहाँ पे कोण बन रहा है आई आर और एफ। देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है, प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार चित्र 10.2 बी को ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे दर्पण बदल गया है। ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पे इधर फोकस जो है बिंदु है और यहाँ पे इसके अंदर था। यहाँ पे किरणें जो है एक बिंदु पे केंद्रित हो रही है और यहाँ पर किरणें जो है बाहर की ओर जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है बुक में, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी जो है कहलाती है। इसे अक्षर एफ द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक यानी कि एपर्चर कहलाता है। चित्र 10.2 में दूरी एमएन द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। आगे है फ्रेंड्स, क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच कोई संबंध है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। आगे फ्रेंड्स देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप सरलतम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति, आपेक्षिक साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी। क्या वे आवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं। हम एक क्रियाकलाप द्वारा इनका अन्वेषण करेंगे, जिसके लिए क्रियाकलाप 10.3 दिया हुआ है। आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 10.2 में आपने देखा कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तिरछ बिंदु, चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है। दर्पण से इस बिंब की दूरी मापकर अपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। आगे है फ्रेंड्स, एक अवतल दर्पण लीजिए। ऊपर वर्णित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किस दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके भी फोकस दूरी
ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चौक से एक लाइन बनाइए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। आगे फ्रेंड्स, चौक से पहले लाइन के समांतर और इसके आगे 2 लाइन इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं 2 उपरोक्त लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः बिंदु P, F तथा C की स्थिति में तदनुरूपी होगी। याद रखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस F बिंदु ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। एक चमकीला बीम जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती C से बहुत दूर किसी स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा रखिए तथा इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण तथा चमकीला बीम प्राप्त न हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए। इसकी प्रकृति, स्थिति तथा बिंब के साइज के सापेक्ष इसका अपेक्षित साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की 3 स्थितियों के लिए दोहराइए। ये तो दिया हुआ है C से थोड़ी दूर, B C पर, C दिया हुआ F तथा C के बीच, D F पर तथा E P और C के बीच। इनमें से एक स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभी निर्धारित कीजिए, तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु P, F तथा C के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए यह आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित मतलब बड़ा, छोटा या समान साइज का होता। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 10.1 में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सारणी 10.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। देखिए, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। अनंत पर है, फोकस पर, और ये प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। बिंब की स्थिति C से परे है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी F तथा C के बीच, और बिंब का साइज छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी फ्रेंड्स वास्तविक तथा उल्टा। बिंब की स्थिति C पर जब रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति C पर, प्रतिबिंब का साइज जो है समान साइज होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। बिंब की स्थिति C तथा F के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति C से परे होगा और प्रतिबिंब का साइज वर्धित यानी कि बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है फ्रेंड्स वास्तविक तथा उल्टा होगा। बिंब की स्थिति F पर है तो फ्रेंड्स प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक वर्धित यानी कि बहुत बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक तथा उल्टा होगा। वही बिंब की स्थिति P तथा C के बीच होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब का साइज भी वर्धित यानी कि बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का सारणी 10.1 यहाँ पे हम लोग की सुविधा के लिए क्रियाकलाप के बाद दिया हुआ है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का पॉइंट, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। यहाँ पे फ्रेंड्स सब जो है एक एक करके किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा जितने प्रतिबिंब है उसका सबका निरूपण किया गया है। तो फ्रेंड्स चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग
है और आगे का पॉइंट जो है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।